नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी फसल की पैदावार को लेकर बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि हम इतने प्रयास करते हैं, इतने प्रयत्न करते हैं, इतने हम केमिकल फर्टिलाइजर भी डालते हैं, पेस्टिसाइड भी डालते हैं। आजकल तो कई और चीजें भी आ गई हैं, जैसे कि स्टिमुलेंट आ गए हैं, कई तरह के हार्मोन्स भी आ गए हैं, ग्रोथ प्रमोटर भी आ गए। इन सब का हम बहुत प्रयास करते हैं। हम अच्छे से अच्छी किस्म के बीज भी लेके आते हैं, लेकिन पैदावार हमारी गिर रही है, खर्चा हमारा बढ़ रहा है और उसको लेकर हमारा हर किसान भाई परेशान है। बात तो लोग करते हैं प्राकृतिक खेती की, जैविक खेती की, लेकिन वो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती कैसे करें, जबकि वो सामान्य खेती करते हैं तो उसमें भी उनको घाटा उठाना पड़ रहा है, कर्ज का बोझ डल रहा है। तो उसके कुछ कारण हैं। कारण यही है कि हम किसान हैं, तो किसानों के लिए जो आय हमारे किसान विशेषज्ञ हमें जो कुछ मार्गदर्शन देते हैं, तो उनकी नीतियों को हमें अनुसरण करना चाहिए और अपनी बुद्धि का भी काम लेना चाहिए। आजकल जो कृषि विभाग है, एक बात पे बहुत जोर दे रहा है, वो बात है कि हमें मिट्टी का टेस्ट कराना चाहिए, सोइल टेस्ट कराना चाहिए। मिट्टी के टेस्ट से हमें मिट्टी की न केवल किस्म का पता चल जाता है, बल्कि हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी मिट्टी के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में है, वो सामान्य है या उनकी मात्रा घट गई है या फिर उनकी मात्रा में किसी तरह की कमी आ गई है। तो मिट्टी के टेस्ट का सबसे पहला गुण तो यही पता लगाया जाता है कि मिट्टी का पीएच क्या है, मिट्टी का माध्यम क्या है, मिट्टी क्षारीय है, न्यूट्रल है या एसिडिक हो गई है। क्योंकि जब से हमने रासायनिक खादों का प्रयोग असंतुलित होकर किया है, हमने अंधाधुंध बिना किसी योजना के अपने खेतों में, अपनी फसलों में रासायनिक खादों का उपयोग शुरू किया है, तब से हमारी खेत की मिट्टी में दो परिवर्तन बहुत तेजी से हुए हैं और इसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम गया है। पहला ध्यान तो यही है कि मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब हो गया है, मिट्टी का माध्यम डिस्टर्ब हो गया है। मिट्टी को वैसे तो न्यूट्रल होना चाहिए, उसको ना तो उसको क्षारीय होना चाहिए, ना उसको अम्लीय होना चाहिए। लेकिन जब हम ज्यादा मात्रा में या असंतुलित मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग निरंतर करते चले जाते हैं, तो मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, मिट्टी का पीएच असंतुलित होता चला जाता है। अधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से मिट्टी या तो अम्लीय होती जाती है या क्षारीय होती जाती है। ये खादों की जो किस्म है उन पर निर्भर करता है। यदि मिट्टी का जो पीएच ज्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो जो फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो उनकी बढ़त को प्रभावित करते हैं, जो उनकी बढ़त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका अब्जॉर्प्शन, उनका अवशोषण प्रभावित हो जाता है। क्योंकि जो जो पोषक तत्व हैं, या तो यदि माध्यम क्षारीय है तो कुछ पोषक तत्वों से कुछ दूसरे तत्वों से सक्रिय रिएक्शन करके अब अनुपयोगी बन जाते हैं, और कुछ पोषक तत्व ऐसे हैं जो अम्लीय माध्यम में दूसरे पोषक तत्वों के साथ मिलकर अनुपयोगी अपना प्रभाव, अपनी क्रियाशीलता खो जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। आजकल वैसे आप मिट्टी का पीएच अपने घर पर भी अपने हाथ से भी जांच सकते हैं, कि उसकी स्टिक्स आती है, इनकी जानकारी में आपको अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक दिखाऊंगा। आपको समझाऊंगा कि आप कैसे अपने खेत की मिट्टी का पीएच जांच सकते हैं। उसमें ज्यादा कोई खर्चा भी नहीं आता, क्योंकि स्टिक बाजार में मिलती हैं। आजकल तो थर्मामीटर टाइप का एक मीटर भी आ गया, उसके माध्यम से आप मिट्टी का पीएच भी जांच सकते हो। साथ ही मिट्टी के अंदर जो एसिडिक, जो मिट्टी के अंदर जो विद्युत प्रवाह का गति है, उसको भी जांच सकते हो। तो अब मिट्टी का जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी खेत की मिट्टी में किस पोषक तत्व का क्या स्तर है। क्योंकि हमने देखा है और अनुभव भी ये कहते हैं, और पहले हम इसका नहीं प्रयोग करते थे, क्योंकि रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करते थे, तो कभी जांच की भी आवश्यकता नहीं रहती थी। लेकिन हमारे पास, जैसे कि हम मानव शरीर की बात कर रहे हैं, कि आज से 30-40 साल पहले डॉक्टरों के पास कोई ज्यादा अपरेटस, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं होते थे शारीरिक जांच के लिए। तो सबसे पहले उनके पास थर्मामीटर ही आता था। पहले वैद्य लोग नाड़ी की गति से या शरीर की जो फीलिंग है, शरीर का जो स्पर्श है, उससे अनुभव करते थे कि रोगी का शरीर गर्म है, सामान्य है, नाड़ी की गति सामान्य है, या नाड़ी की गति की क्या प्रक्रिया है, उसे जांचते थे कि उनके शरीर में क्या
जो दुष्प्रभाव हो गए हैं, क्या विकारता पैदा हो गई है। ठीक इसी तरह जब हमारे पास साधन नहीं थे तो मिट्टी की जांच भी नहीं होती थी, लेकिन अब वैज्ञानिक खोजों से कुछ ऐसे ऑपरेशन निकाल दिए हैं। तो मिट्टी के पीएच के 3 मूल्यवान तत्व रहते हैं, 3 मूल्यवान गुण हैं। पहला ये है, यदि मिट्टी का पीएच सामान्य हमने इस मिट्टी का पीएच स्तर माना है 6.5 से 7.5 के मध्य। वैसे मिट्टी के पीएच को हमने 14 ग्रेडों में विभाजित किया है। उसका जो न्यूट्रल है, जो सामान्य है, इसमें सारे पोषक तत्व अपनी सक्रियता को सामान्य स्तर पर रखते हैं, उनकी उपयुक्तता सामान्य स्तर तक रहती है। वो जो पीएच है मिट्टी का, वो 6.5 से 7.5 के मध्य है। यदि 6.5 से मिट्टी का पीएच कम रहने लग जाता है तो उसकी अम्लीयता बढ़ जाती है, उसको एसिडिक माध्यम कहते हैं। और यदि पीएच स्तर बढ़ना शुरू हो जाए, 7.5 से ऊपर जाना शुरू होता है, तो हम क्षारीय मानते हैं। इन तीनों ही स्तरों में हमारे जो पोषक तत्व हैं प्रभावित होते हैं। मुख्य 3 पोषक तत्वों को हम सब जानते हैं। उसमें सबसे पहला तो नाइट्रोजन है, दूसरा फास्फोरस है और तीसरा पोटासियम है। ये भी इसी माध्यम में जो न्यूट्रल ग्रेड है 6.5 से 7.5 का, इसमें अति सक्रिय रहते हैं, अपनी उपयोगिता पूरी दिखाते हैं। और ये तीनों पोषक तत्व हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब मिट्टी का पीएच गिरने लग जाए, यानी कि मिट्टी अम्लीय होती चली जाए, तो उस अम्लीयता के वातावरण में भी मिट्टी का जो फास्फोरस है प्रभावित हो जाता है, उतना सक्रिय नहीं रहता जितना कि सक्रिय रहना चाहिए। और यदि मिट्टी के अंदर से पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस हमारी फसलों को नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी जड़ों का विकास रुक जाता है, उनकी जड़ें छोटी रह जाती हैं, उनका तना पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, कमजोर हो जाता है। और ऐसे में प्रतिकूल स्थिति बन जाए, ज़्यादा तेजी से हवा चल जाए, बारिश आ जाए या कुछ और परिस्थितियां बन जाए, तो ऐसे में हमारे पौधों की जो विकास गति तो रुकती है, वो गिर जाते हैं। तो पहला तो मिट्टी का पीएच डिस्टर्ब हो, कम हो, एसिडिक माहौल हो, तो सबसे पहले प्रभाव तो फास्फोरस भी पड़ जाता है। इसके अलावा जब मिट्टी का पीएच एसिडिक है तो वो मैग्नीशियम पर भी प्रभाव डालता है, कैल्शियम में भी प्रभाव डालता है, वो सल्फर में भी प्रभाव डालता है। और ये तीनों ही पोषक तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, यद्यपि इनको हम अनिवार्य पोषक तत्व में शामिल नहीं करते, लेकिन फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसकी तरफ अभी 10-12 सालों से किसानों का ध्यान जाना शुरू हुआ है। अन्यथा पिछले 50-60 साल तक तो किसानों का मुख्य ध्यान सिर्फ नाइट्रोजन पे था, यूरिया पे था। यूरिया नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत है, और यूरिया की नाइट्रोजन भी सीधे सीधे हमारे फसलों को नहीं मिलती है। उसके लिए भी जब यूरिया का प्रयोग करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं अपनी प्रभावशीलता दिखाते हैं, अपनी सक्रियता दिखाते हैं, और यूरिया को नाइट्रोजन, नाइट्रेट या अमोनिया आदि परिवर्तित करके उपयोगी बनाते हैं। तो जब मिट्टी का पीएच का अर्थ ही यह है कि मिट्टी के अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा मात्रा में आ जाते हैं। एसिडिटी का अर्थ है कि मिट्टी के अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा मात्रा में। हाइड्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, लेकिन हम हाइड्रोजन की आपूर्ति नहीं करते कि हमारे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का सदुपयोग करते हैं, तो पानी से हाइड्रोजन आयंस होते हैं पैदा कर देते हैं। और जो हाइड्रोजन आयंस मिट्टी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहता है। एक तो इसकी उपयोगिता ये है कि हाइड्रोजन आयंस कई पोषक तत्वों की सक्रियता को बढ़ा देता है और ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है, क्योंकि पानी का जो तत्व बना होता है वो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम से बना होता है। तो जब हमारी फसलें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड का सदुपयोग करती है, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से तो ग्लूकोज आदि पैदा होते हैं और काफी मात्रा में हाइड्रोजन मुक्त होता है। और ये यदि हाइड्रोजन ज्यादा मुक्त हो जाए तो मिट्टी की एसिडिटी बढ़ा देता है, और यही हाइड्रोजन फिर दूसरे पोषक पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो देखा गया है कि जिस मिट्टी का पीएच एसिडिक हो जाए, उसकी अम्लता बढ़ जाए, तो उस मिट्टी के माध्यम से पहले तो हमारे फसलों को पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस उपलब्ध नहीं हो पाता है, उसके साथ में मैग्नीशियम उपलब्ध नहीं होता, कैल्शियम उपलब्ध नहीं होता, जिंक उपलब्ध नहीं होता। हाँ, एल्युमिनियम आदि की सक्रियता बढ़ जाती है। एल्युमिनियम आदि
हमारी मिट्टी में बढ़ जाते हैं। एल्युमिनियम जो है ये विष प्रभाव डालता है, हमारी फसलों पे डालता है, और कई सूक्ष्म जीव जो हमारी मिट्टी में सक्रिय रहते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन पर भी जहर का असर करता है। तो एसिडिक माहौल में इसीलिए मिट्टी की पोषकता घट जाती है। लेकिन अति रासायनिक खादों के प्रयोग से, अति वर्षा के कारण अनेक बार देखा गया है कि मिट्टी के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट आदि की मात्रा बढ़ जाती है, तो मिट्टी तब क्षारीय हो जाती है। उस क्षारीयता में भी बहुत सारे उपयोगी पोषक तत्व अपनी सक्रियता, अपनी उपयोगिता खो देते हैं। देखा गया है इस मिट्टी के अंदर क्षारीयता ज्यादा है, यानी कि उसका मिट्टी का पीएच बढ़ गया है, तो उसके माध्यम से कई पोषक तत्व, इसमें सबसे पहले तो पोटासियम पे प्रभाव पड़ जाता है। पोटासियम हमारी फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका प्रभाव नाइट्रोजन पर भी कुछ हद तो होता है कि नाइट्रेट के रूप में जो इस नाइट्रोजन को हमारी फसलें जड़ों के माध्यम से मिट्टी सोखती है, उनकी सोखने गति प्रभावित हो जाती है, तो नाइट्रोजन की उपयोगिता भी घट जाती है यदि मिट्टी का पीएच बढ़ जाए। दूसरा, जिंक की सक्रियता घट जाती है। जिंक की बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, यदि जिंक का अभाव है तो हमारी फसलों के अंदर कम से कम 300 ऐसी क्रियाएं सीधे सीधे प्रभावित हो जाती है। जिंक की यदि कमी है तो मिट्टी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो घट जाती है, हमारी फसलों के अंदर हमारी पौधों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कमजोर पड़ जाती है। और ऐसे में यदि पोटासियम उसको पर्याप्त मात्रा में ना मिला हो तो फसलों पर कई तरह के रोगों का आक्रमण होता रहता है। कैल्शियम का अभाव हो जाए, सामान्य देखा गया है कि हम कई तरह की जो तैलीय फसलें हैं, तिलहन है, वो क्षारीय मिट्टी में लेते हैं, लेकिन कई जगह कई बार ऐसा होता है उस रेतीली मिट्टी में भी कैल्शियम कम मात्रा में रह जाता है, उपयोगी नहीं रहता, या उसकी अम्लता के कारण, क्षारीयता के कारण उसकी सक्रियता घट जाती है। तो ऐसे में जो हम तिलहन आदि फसलें, दलहन आदि फसलें रेतीली मिट्टी में लेते हैं, क्षारीय मिट्टी में लेते हैं, तो उसकी पैदावार गिर जाती है, या फिर पैदावार तो होती है, उसमें तेल की मात्रा घट जाती है। तो मिट्टी का पीएच बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी के पीएच पे ही हमारे मिट्टी के पीएच पर ही हमारी मिट्टी की कठोरता निर्भर करती है, क्योंकि अधिक पीएच है, यानी मिट्टी क्षारीय है तो वो रेतीली बन जाती है, उसमें पकड़ नहीं आ पाती, इसलिए पानी को अब धारण नहीं कर पाती है। और यदि मिट्टी का पीएच कम गिर गया है, तो अम्लीय हो गई है, तो ज्यादा वो चिपकने वाली बन जाती है, डेले बन जाते हैं, और ऐसे डेले जब धूप के माध्यम सूखते हैं तो कठोरता धारण कर लेते हैं, ऐसे मिट्टी की कठोरता भी बढ़ जाती है। दोनों स्थितियां समान फसलों के लिए अच्छी नहीं है, समान फसलों पर प्रभाव डालती है, और इन दोनों परिस्थितियों में खेत की जो फसल की पैदावार है वो गिर जाती है, और कभी कभी देखा गया है कि ऐसी गिरावट 70% तक हो जाती है। हम पर्याप्त मात्रा में बीज डालते हैं, लेकिन बीज पूरी तरह से अंकुरित नहीं होते, 40-50% बीज अंकुरित नहीं होते, अंकुरित हो जाए तो थोड़े बहुत समय के बाद सूख जाते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, उन पर पत्तियां समान मात्रा में नहीं आती हैं, पत्तियां छोटी रह जाती है, पीली पड़ जाती है, फसलों का विकास नहीं हो पाता है। इस स्थिति देखी गई है कि मिट्टी का पीएच सामान्य नहीं है, तो उसका सीधा सीधा असर पैदावार पर, फसल उत्पादकता में पड़ता है। तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी को समान लाने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं, आप कुछ ना करें वैसे तो इसके लिए जिम्सम वगैरह का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं तो इनको बताता हूँ कि आप इन सब प्रयासों में मत जाओ, आप मात्र गोबर की खाद का प्रयोग कर लें, और गोबर की खाद में देसी गाय की खाद मिल जाए तो सर्वोत्तम है। देसी गाय के गोबर से उपयोगी कोई पोषक हमारी मिट्टी के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि हमने तो प्रयोग किए, और प्रयोग हमारे पूर्वज हजारों हजारों सालों से करते आ रहे हैं। हजारों हजारों सालों से देसी गाय के गोबर को सर्वोत्तम पोषक माना गया मिट्टी के लिए, और उसी पर हमने भी काम किया। आप स्वयं करके देख लीजिए, मैं जैसे बताता हूँ कि आप गोबर की खाद से खुद देसी गाय के गोबर से खुद खाद तैयार कर सकते हो। आप गड्ढे में जो गाय का गोबर होता है उसको डालना शुरू कर दीजिए, उसमें कुछ मात्रा में गाय का मूत्र डाल दीजिए, उसमें गाय के चारे का जो अवशेष होता है वो डालते जाइए, फसल अवशेष डाल दीजिए, घर का जो रसोई का जो अवशेष होता है वो डाल दीजिए,
और उसमें एक आध बार हफ्ता 10 दिन में थोड़ा सा गुड़ पानी में भिगो के उसकी चाशनी बना के वो छिड़कते शुरू कर दीजिए। और घर में यदि गोबर की राख है वो डालना शुरू कर दीजिए। यदि आपके खेत पर आपके आसपास मोरंगा है वो डालना शुरू कर दीजिए। मोरंगा नहीं तो नीम डाल दीजिए। इसके अलावा और दूसरी वनस्पतियां वो डाल सकते हो। मैं तो इसमें जो सी बीड्स होता है, समुद्री जो शैवाल होते हैं वो भी डाल देता हूँ। उसमें एलोवेरा भी डाल देता हूँ कि घृत कुमारी आदि भी डालता हूँ और इससे बहुत उत्तम खाद बन जाती है। उसका मैं चर्चा आपसे करता रहता हूँ। गोबर संपूर्ण इसके बहुत अच्छे पर्याप्त मुझे प्रभाव मिले हैं। आप इसका खुद प्रयोग करके दे सकते हैं। आप खुद अपना गोबर संपूर्ण तैयार कर सकते हैं। आप अपने लिए कर सकते हैं, अपने दूसरे किसान मित्रों के। और इससे इससे चमत्कार ऐसा हो जाता है, मिट्टी बहुत मुलायम हो जाती है, मिट्टी की उपयोगिता बहुत अच्छी हो जाती है। मिट्टी को जितने भी जरूरत पोषक तत्व है वो सहजता से मिल जाते हैं। मिट्टी का पीएच जो है वो सामान्य स्तर पर आ जाता है। पीएच ही स्तर पर नहीं आता, मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो भी अच्छे स्तर पर आ जाता है। उसके माध्यम से आप अपने फसल की पैदावार में गिरावट आ रही है उसको बदल सकते हैं, अच्छी पैदावार के साथ में फसल ले सकते हैं। तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं।